नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ लगी है एक बहुत ही मजेदार और कह सकते हैं थोड़ी दर्दनाक कहानी 10वीं कक्षा की अंग्रेजी की किताब से विलियम समरसेट मॉम की द लंचन। दर्दनाक शब्द बिल्कुल सही है, खासकर कहानी सुनाने वाले के पर्स के लिए तो जरूर। ये कहानी एक ऐसे लंच की है जो एक दावत कम और एक आपदा ज्यादा थी। हाँ, एक युवा गरीब लेखक और उसकी एक प्रशंसक के बीच एक मुलाकात जो उसे सालों तक याद रहती है। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इस कहानी की परतों को खोलें, इसके पीछे का जो ह्यूमर है, किरदारों की साइकोलॉजी और वो छोटी छोटी डिटेल्स। हाँ, उनको पकड़ना जो इसे एक क्लासिक बनाती हैं। बिल्कुल। और हाँ, जो स्टूडेंट्स इस कहानी को पढ़ रहे हैं उनके लिए हम उन खास पहलुओं पर भी रोशनी डालेंगे जो समझने और याद रखने के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। कोशिश यही रहेगी कि ये चर्चा सुनने के बाद ये चैप्टर पानी की तरह साफ हो जाए। तो चलिए पेरिस के उस महंगे रेस्टोरेंट में चलते हैं और देखते हैं कि ये लंच इतना यादगार या बदनाम क्यों बन गया। कहानी की शुरुआत होती है 20 साल बाद, जब कहानी सुनाने वाला यानी हमारा लेखक अपनी उसी पुरानी मेहमान को एक थिएटर में देखता है और उसे वो पूरा किस्सा याद आ जाता है। और वो किस्सा शुरू होता है पेरिस के एक छोटे से अपार्टमेंट से। लेखक साफ साफ बताता है, आई हैड 80 फ्रैंक्स गोल्ड फ्रैंक्स टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ। मतलब पूरे महीने के लिए सिर्फ 80 फ्रैंक्स। हाँ, सिर्फ 80। ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से कहानी का तनाव बनना शुरू होता है। वो गरीब है और इसी गरीबी में उसे एक खत मिलता है, एक महिला का जिसने उसकी किताब पढ़ी है और वो उससे मिलना चाहती है। पहले तो ये बड़ी अच्छी बात लगती है ना, किसी भी नए लेखक के लिए तारीफ सुनना एक बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक पेंच है। वो महिला पेरिस से गुजर रही है और लंच पर मिलना चाहती है फोयोट्स में। फूडॉट्स में। लेखक के शब्दों में ये वो रेस्टोरेंट था एट विच द फ्रेंच सेनेटर्स ईट, मतलब जहां फ्रांस के बड़े बड़े नेता खाना खाते थे। ये उसकी पहुंच से मीलों दूर था। यहीं पर मेरे मन में पहला सवाल आता है, वो मना क्यों नहीं कर देता? वो साफ साफ कह सकता था कि भाई ये जगह मेरे बजट से बाहर है। ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है यहाँ दो बातें काम कर रही थी। एक, वो युवा था और शायद थोड़ा भोला भी। और दूसरा उसकी वैनिटी, मतलब उसका अभिमान। एक महिला प्रशंसक ने मिलने के लिए कहा है, उसे वो कैसे निराश करता? उसे ना कहना अपनी शान के खिलाफ लगा होगा। हाँ, ये दिखाना कि वो एक सफल लेखक है जो ऐसे रेस्टोरेंट में खा सकता है, ये दबाव उस पर हावी हो गया। बिल्कुल, तो एक तरह से जाल उसने खुद ही अपने लिए बुन लिया था। वो खुद को दिलासा देता है कि चलो अगले 2 हफ्तों तक कॉफी नहीं पीऊंगा तो शायद काम चल जाएगा। वो सोचता है कि एक मामूली सा लंच 15 फ्रैंक से ज्यादा का नहीं होगा। कितनी बड़ी गलतफहमी थी उसे। बहुत बढ़िया। और यहीं से कहानी का मजा शुरू होता है। वो उस रेस्टोरेंट पहुंचता है और उस महिला से मिलता है और वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग निकलती है। लेखक लिखता है, शी वॉज इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रादर देन अट्रैक्टिव। वो आकर्षक नहीं बल्कि रौबदार थी, और वो ये भी नोटिस करता है कि उसके दांत कुछ ज्यादा ही बड़े और सफेद थे। हाँ, और वो बहुत बातूनी भी थी। मिलते ही उसने लेखक को पूरी तरह नजरअंदाज करके सिर्फ अपने बारे में बात करना शुरू कर दिया। और फिर जब मेन्यू आता है तो वो अपनी सबसे मशहूर और झूठी लाइन कहती है, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन। हा, ये इस कहानी की सबसे बेहतरीन लाइन है। यहीं से उसका दोहरा चरित्र सामने आता है। बिल्कुल, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, मतलब दिखावा और हकीकत का जो थीम है वो इसी एक लाइन से शुरू हो जाता है। वो कहती है, मैं लंच में कुछ नहीं खाती। और फिर फौरन कहती है, अ लिटिल फिश परहैप्स, आई वंडर इफ दे हैव एनी सैमन। हाँ, शायद थोड़ी मछली चलेगी। क्या इनके पास सैमन है? सैमन जो उस मौसम में मिलती भी नहीं थी और जाहिर है बहुत महंगी थी। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कहे मैं मीठा नहीं खाती और फिर सबसे बड़ी चॉकलेट पेस्ट्री ऑर्डर कर दे। और लेखक की हालत देखिए। वेटर बताता है कि हाँ, उनके पास एक बहुत खूबसूरत सैमन है। लेखक का दिल तो बैठ गया होगा, लेकिन वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ऑर्डर कर देता है। और बात यही नहीं रुकती। जब तक सैमन तैयार हो रही है, वो महिला कहती है, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर। कैवियर? ये तो और भी महंगा होता है। और बड़ी चालाकी से कहती है अनलेस यू हैड, जैसे ये लेखक की पेशकश हो। वो खुद ऑर्डर नहीं कर रही, बस एक संभावना जता रही है। ये औरत बहुत ज्यादा चालाक है। बिल्कुल, वो एक माहिर मैनिपुलेटर है।
वो लेखक को ऐसी स्थिति में डाल देती है जहां वो मना ही नहीं कर सकता। और बेचारा लेखक अपनी जेब की चिंता में अपने लिए मेन्यू की सबसे सस्ती चीज चुनता है, एक मटन चॉप। हाँ, और यहाँ कहानी का ह्यूमर अपने चरम पर है। वो महिला जिसने अभी अभी कैवियार और सैमन का ऑर्डर दिया है, वो लेखक के मटन चॉप को देखकर कहती है, आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट। तुम मांस खाकर गलती कर रहे हो, पेट पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। ये सिर्फ आयरनी नहीं है, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक क्रूरता है। सही बात है। वो न सिर्फ उसका पैसा खर्च करवा रही है, बल्कि उसे उसके खाने के लिए जज भी कर रही है। और इस पूरी बातचीत के दौरान वो कला, साहित्य और संगीत पर बड़ी बड़ी बातें करती रहती। हाँ, ये दिखाने के लिए कि वो कितनी पढ़ी लिखी और सभ्य है। जबकि लेखक का ध्यान तो बस इस बात पर था कि बिल कितना आएगा। हाँ, और फिर वो महिला शैंपेन भी ऑर्डर कर देती है, ये कहकर कि मेरे डॉक्टर ने मुझे शैंपेन के अलावा कुछ भी पीने से मना किया है। ये बहाना तो मैंने आज तक नहीं सुना। हर एक डिश के साथ लेखक की घबराहट बढ़ती जाती है। और फिर आती है कहानी की अगली आपदा, जायंट एस्पैरागस यानी विशाल शतावरी। लेखक कहता है, माई हार्ट सैंक, उसका दिल डूब गया। उसने उन्हें दुकानों में देखा था और जानता था कि वो हद से ज्यादा महंगे हैं। और यहाँ फिर से उस महिला की चालाकी देखिए। वो कहती है, आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री माय डियर, बट इफ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पैरागस। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, लेकिन अगर तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं खा लेती हूँ। जबकि जोर तो वो खुद ही दे रही थी, लेखक ने तो मुंह भी नहीं खोला था। इस पॉइंट पर लेखक का दिमागी हाल समझना बहुत दिलचस्प है। वो लिखता है, पैनिक सीज्ड मी। वो पूरी तरह घबरा जाता है। हाँ, वो प्लान बनाने लगता है कि अगर बिल चुकाने के पैसे कम पड़ गए तो क्या होगा। क्या वो कहेगा कि उसका बटुआ चोरी हो गया है, या फिर अपनी घड़ी वेटर के पास गिरवी रख देगा। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। वो बाहरी दुनिया के लिए एक सफल मेजबान होने का नाटक कर रहा है और अंदर ही अंदर अपनी बेइज्जती से बचने के रास्ते सोच रहा है। बिल्कुल, ये उस सामाजिक दबाव को दिखाता है जिसके नीचे हम सब कभी न कभी आते हैं। तो शतावरी आती है, वो महिला उसे खा जाती है, फिर कॉफी मंगवाई जाती है, और जब लेखक को लगता है कि शायद अब ये सिलसिला खत्म होगा, वो महिला कहती है, यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी। अब तक तो लेखक हार मान चुका है। वो कहता है, आई वॉज पास्ट कैरिंग नाउ, मतलब अब उसे परवाह ही नहीं थी, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। नहीं, कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी था। वेटर ताजे आड़ुओं की एक टोकरी लेकर आता है, और वो महिला, मानो ये बहुत ही सामान्य बात हो, एक बड़ा सा आड़ू उठा लेती है और कहती है, यू सी, यू फिल्ड योर स्टमक विथ अ लॉट ऑफ मीट, बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शैल एंजॉय अ पीच। ये तो हद ही हो गई। हाँ, वो फिर से लेखक को ताना मारती है कि तुमने तो पेट भर के मांस खाया है, मैंने तो बस हल्का फुल्का नाश्ता किया है, इसलिए मैं एक आड़ू खा सकती हूँ। उसने केवियार, सैमन, शैंपेन, शतावरी और आइसक्रीम को स्नैक का नाम दे दिया। हाँ, एक स्नैक। और फिर बिल आता है। लेखक बिल चुकाता है और उसके पास पूरे महीने के लिए एक पैसा भी नहीं बचता। आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट। और वेटर के लिए भी वो सिर्फ 3 फ्रैंक की टिप छोड़ पाता है, और उसे लगता है कि वेटर की आंखों में उसके लिए नफरत है। और जाते जाते वो महिला उसे एक आखिरी सलाह देती है। कहती है, फॉलो माई एग्जाम्पल एंड नेवर ईट मोर देन 1 थिंग फॉर लंचन। मेरी तरह बनो और लंच में एक से ज्यादा चीज मत खाओ। इस पर लेखक का जो जवाब है वो मजेदार भी है और बहुत दुख भरा भी। वो कहता है, आई विल डू बेटर देन दैट, आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टुनाइट। मैं इससे भी बेहतर करूंगा, मैं आज रात डिनर में कुछ नहीं खाऊंगा। महिला सोचती है कि मजाक है और हंसते हुए चली जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि लेखक सच कह रहा है। और कहानी का अंत होता है 20 साल बाद, जहां से हमने शुरू किया था। लेखक को उसका बदला मिलता है। वो कहता है कि आज वो महिला बहुत मोटी हो गई है। टुडे शी वेज 21 स्टोन, यानी लगभग 133 किलो। इसे पोएटिक जस्टिस कहते हैं ना? बिल्कुल, कुदरती इंसाफ। लेखक कहता है कि वो बदला लेने वाला इंसान नहीं है, लेकिन जब भगवान खुद किसी को उसके कर्मों की सजा दे तो उसे देखने में एक संतुष्टि मिलती है। उस महिला का लालच आखिरकार उसी के शरीर पर भारी पड़ा। तो ये कहानी सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, ये हमें किरदारों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। अगर हम इन किरदारों को समझने की कोशिश करें तो महिला का चरित्र कैसा नजर आता है? वो महिला कई चीजों का मिश्रण है। वो लालची, ग्रीडी और मतलबी, सेल्फिश तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा वो चालाक, मैनिपुलेटिव है। हाँ, वो अपनी इच्छाओं को लेखक पर थोपने के लिए सामाजिक शिष्टाचार और झूठी विनम्रता का इस्तेमाल करती है। सही कहा। वो बार बार आई नेवर ईट जैसे वाक्य बोलकर एक ऐसा पर्दा बनाती है जिसके पीछे वो अपनी असलियत छिपा सके। और लेखक, क्या वो सिर्फ एक बेचारा भोला भाला इंसान है या उसकी भी कुछ गलती है? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है।
वो सिर्फ भोला नहीं है, वो अपनी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा सचेत है। उसका अभिमान, उसकी वैनिटी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मतलब अगर वो शुरू में ही अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में ईमानदार होता तो शायद ये सब होता ही नहीं। बिल्कुल। तो एक तरह से वो अपनी ही बनाई हुई सामाजिक शर्मिंदगी के जाल में फंस जाता है। कहानी के जो मुख्य विषय हैं, जैसे दिखावा बनाम हकीकत या लालच, ये आज भी उतने ही सच हैं। लोग आज भी सोशल मीडिया पर एक ऐसी जिंदगी दिखाते हैं जो हकीकत से बहुत दूर होती है। बिल्कुल। और यही वजह है कि ये कहानी आज भी लोगों को पसंद आती है। अब अगर हम उन स्टूडेंट्स के नजरिए से देखें जो इसे पढ़ रहे हैं, हाँ, परीक्षा के नजरिए से, तो कुछ चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। जैसे कहानी में संवादों का इस्तेमाल। लेखक ने किरदारों को समझाने के लिए नरेशन से ज्यादा डायलॉग का सहारा लिया है। हाँ, उस महिला के संवाद ही उसका पूरा चरित्र बता देते हैं। इससे जुड़ा हुआ ग्रामर का एक जरूरी टॉपिक भी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। सही कहा। इस चैप्टर के संवाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन है। जैसे महिला कहती है, आई नेवर ईट एस्पैरागस। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो तो होगा, शी सेड दैट शी नेवर एट एस्पैरागस। अच्छा। और जब लेखक पूछता है कॉफी, और वो जवाब देती है, यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी। हाँ, इस तरह के छोटे छोटे संवादों को बदलने का अभ्यास बहुत काम आ सकता है। और कहानी क्योंकि पास्ट में सुनाई जा रही है, तो टेंसेस का सही इस्तेमाल भी देखने लायक है। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का फर्क समझना जरूरी है, नहीं? हाँ, बहुत जरूरी है। जैसे लेखक कहता है, आई हैड सीन देम इन द शॉप्स एंड आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव। उसने उन्हें पहले देखा था, पास्ट परफेक्ट, और वो जानता था, सिंपल पास्ट। ये अंतर समझना जरूरी है। और कुछ शब्द भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे इम्पूजिंग, रौबदार, मॉर्टिफाइंग, बहुत शर्मनाक, विंडिक्टिव, बदला लेने वाला। ये शब्द कहानी के मूड और किरदारों की भावनाओं को सटीक तरीके से पकड़ते हैं। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये एक ऐसी दावत की कहानी है जो लेखक को आर्थिक रूप से तो महंगी पड़ी ही, लेकिन उसे इंसान के स्वभाव के बारे में भी एक बड़ा सबक सिखा गई। हाँ, और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि कभी कभी ना कहना कितना जरूरी होता है। अपनी झूठी शान को बचाने के लिए हम अक्सर ऐसी मुसीबतें मोल लेते हैं जिनसे बचना बहुत आसान होता है। और इसी के साथ हम आज की चर्चा के अंत में आते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आज के जमाने में वो लेखक होता तो क्या वो उस महिला की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखकर पहले ही समझ जाता कि उसे लंच पर बुलाना कितना खतरनाक हो सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। अपनी राय जरूर सोचिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं।